हम लोगों ने जब अकाउंटेंसी पढ़नी शुरू की थी, जब हम बच्चे थे, नर्सरी में थे अकाउंटेंसी की, तो हमने सोचा था कि अकाउंटेंसी क्या होती है। ठीक है, फिर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी जब हम थोड़ा सा अर्ली प्राइमरी क्लासेस में आ गए। ठीक है, तो जब हम बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तब हम पढ़ते थे कि हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम रिकॉर्ड करते हैं। ये अकाउंटिंग प्रोसेस था। आइडेंटिफाई करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच, जो हम रूल्स ऑफ जर्नल में करने वाले हैं। ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग हम हमेशा प्राइमरी बुक्स में करते हैं। प्राइमरी बुक्स का मतलब हो गया हम जर्नल बनाते हैं, हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं जो हम बनाना सीखेंगे। अब ये पोस्टिंग यानी कि क्लासीफाई, यानी कि जितने भी असेट हैं, जितनी भी वैरायटी ऑफ असेट हैं, जितने भी एक्सपेंस हैं, जितने भी तरह की इनकम हैं, जितने भी क्रेडिटर हैं, जितनी भी लायबिलिटी हैं, सबका अलग 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 एक अकाउंट बनेगा जो हमें ये बताएगा कि किसके साथ हमारी कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं। वो क्लासिफिकेशन है जिसको हम सेकेंडरी बुक्स में कहते हैं। जर्नल से ही सारी पोस्टिंग यहाँ होती है। तो अगर आपको आता है कि रिकॉर्ड करना है मतलब प्राइमरी बुक्स बनानी है, पोस्ट करना है मतलब सेकेंडरी बुक्स बनानी है। फिर अब इतने सारे लेजर्स बन जाएंगे, 20, 25, 30, 50, 100, पता नहीं कितने लेजर्स बन जाएंगे। उनको सबको देखना क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको समरी बना लेते हैं, ट्रायल बैलेंस बना देते हैं। ट्रायल बैलेंस से हमें हेल्प हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में। यहाँ तक का कहानी हमें 11th में करनी है। इसके कितने होते हैं? बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे, बहुत सारे। ट्रायल बैलेंस एक ही होता है। लेजर्स की समरी है। इसके बाद एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, फिर हम जो भी इंटरनल एक्सटर्नल यूज़र्स हैं उनको हम कम्युनिकेट करते हैं। तो जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन वाला पोर्शन है वो हम 12th में सीखेंगे, कम्युनिकेशन और फर्दर क्लासेस में सीखेंगे, अभी 12th तक नहीं सीखते। तो ये सारा हमें करना है। ठीक है, आप बोलिए। जर्नल और लेजर में क्या डिफरेंस हुआ? वही, ये मेजर डिफरेंस है कि जर्नल प्राइमरी बुक्स है जिसमें फर्स्ट टाइम कोई ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं, और जर्नल से लेजर प्रिपेयर होता है। ठीक है कि उसमें करते हैं, बट डिफरेंस क्या है? यही डिफरेंस है बहुत बड़ा, कि जर्नल जो है वो हमारा प्राइमरी बुक है, ओरिजिनल बुक है, एंट्री बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, और ये सेकेंडरी बुक्स है। मतलब हम जर्नल से ट्रांसफ़र करते हैं लेजर में। मतलब उसमें अंदर जो डेटा वगैरह है वो सेम रहता है, फॉर्मेट में कुछ डिफरेंस होता है? फॉर्मेट बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। आइडेंटिफाई में हम कहेंगे कि रूल्स ऑफ जर्नल हैं, जिसमें हमने कहा हमारे पास एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, और यही हमारी सबसे ज़्यादा काम भी आती है। ट्रेडिशनल अप्रोच इज गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल। जर्नल बनाने के लिए ये हमारे गोल्डन रूल्स हैं। ठीक है, जर्नल क्या होता है, जर्नल कैसे बनता है, ये तो हम बाद में सीखेंगे। पहले जर्नल बनाने से भी पहले हम आइडेंटिफाई करना सीख लें, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आगे चल के जब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में जाते हो, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में ये जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब अपने आप बन जाते हैं सॉफ्टवेयर से। तो मैनुअल क्या करता है, आइडेंटिफाई। अगर आपने फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ही गलत रिकॉर्ड कर दिया अपने सॉफ्टवेयर में, तो आपका ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर भी यूज़ करेंगे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स भी, उसमें भी हमारा आइडेंटिफिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो अपने आप आगे सारी स्टेटमेंट्स बना देगा, लेकिन वो कैसे बनाएगा, हमने यहाँ पे क्या किया है। ठीक है, तो ये गोल्डन रूल्स हैं। एक है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच को हम अकाउंटिंग इक्वेशन या अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं।
ठीक है, ये हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन या अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। तो पहले हम गोल्डन रूल्स करते हैं। पर्सनल नेचर और इम्पर्सनल। पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल में मतलब कौन हुआ? पर्सनल में कोई भी नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन्स कौन हुए? जैसे हम लोग हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, ठीक है ना, आन्या, जतिन, विहान, ये सारे हम नेचुरल पर्सन हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सन कौन हुए? कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन हुए। ज्योति खेमका इज नेचुरल पर्सन, राष्ट्रीय ट्यूटोरियल आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर है तो वो हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, अब इस कैटेगरी के हिसाब से देखें तो हमारा जो कैपिटल अकाउंट है, ड्राइंग्स हैं, कोई भी लायबिलिटीज हैं, वो सब पर्सनल नेचर हो गई। क्यों? क्योंकि लायबिलिटीज आर ऑलवेज टुवर्ड्स सम नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन। भाई लायबिलिटीज यही तो होंगी, या तो हमने बैंक से लोन लिया है या हमने सामान उधार पे खरीदा है, यही तो लायबिलिटीज हैं। तो लायबिलिटीज आर ऑलवेज टुवर्ड्स सम नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, तो ये हमारा सारा पर्सनल नेचर है। ठीक है, इसका रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पॉइंट ये आता है कि डेबिट और क्रेडिट क्या है। तो डेबिट और क्रेडिट की जो डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशन हम इंडिविजुअली इनको डिफाइन नहीं करते। हम डेबिट और क्रेडिट को इन्हीं रूल्स के हिसाब से डिफाइन करते हैं। जैसे जैसे हम ये रूल्स पढ़ते जाएंगे, हम इन रूल के हिसाब से ही डेबिट एंड क्रेडिट को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट जेनेरिक इनकी डेफिनेशन हम नहीं एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इनकी नेचर चेंज हो रही है। जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब अगर हमने गुड्स परचेज किए हैं तो हमारे लिए गिवर कौन है? क्रेडिटर। वो पर्सनल नेचर है, हमने किसी फॉर्म से, किसी इंसान से लिए हैं। अगर हमने गुड्स बेचे हैं तो हम सेलर हैं, यानी कि हम गिवर हो गए। तो बात ये, हम गिवर है लेकिन हमारे लिए रिसीवर कौन है? तो फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीवर कौन हुआ? जिसको हमने सामान बेचा है। तो हमें ये नहीं देखना कि फॉर्म क्या है, फर्म रिसीवर है गिवर है, नहीं देखना। फर्म के लिए वो कौन है जो अनदर पार्टी है, समझे? फर्म, जैसे कि मान लो मैंने गुड्स खरीदे, मैंने गुड्स परचेज किए, तो मैंने परचेज किए, मैं रिसीवर हूँ ना, बट मेरे को अपने हिसाब से नहीं देखना, मैं तो फर्म हूँ। मुझे क्या देखना है कि मैंने गुड्स परचेज किए, तो मैंने उससे परचेज किए, तो वो गिवर है ना मेरे लिए, तो वो क्रेडिटर हुआ। तो वो क्रेडिटर हुआ। ठीक है, मान लो मैंने तुझसे सामान खरीदा, तो मेरे लिए कौन रिसीवर है कौन गिवर है? मेरे लिए तू गिवर है ना। मैं खुद का नहीं नाम रिकॉर्ड करूंगी कभी बुक्स में, मैं देख रही हूँ ना, मैं फॉर्म हूँ, मैं फॉर्म हूँ, मैं अपने हिसाब से देख रही हूँ कि मेरे लिए हु इज द गिवर, यू आर द गिवर। तो मुझे ये देखना है कि फॉर्म के लिए कौन गिवर है या कौन रिसीवर है। हम तो जब फॉर्म गुड्स बाय करती है तो वो रिसीवर है, वो रिसीवर है, लेकिन फिर गिवर कौन है? तो वो गिवर का नाम डालेगी अपनी बुक्स में, अपना नाम कभी बुक्स में नहीं डालेगी। फॉर्म की तरफ से देखते हैं, फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें हम ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि हमने क्या खरीदा क्या बेचा, किसी ने हमसे खरीदा क्या बेचा वो रिकॉर्ड करेंगे। हाँ।
मतलब हमने अगर From the point of view of the other person. हाँ फॉर्म कहाँ प्रेस कर रही है, अभी हम आगे के रूल्स करते हैं तो तुम्हें कंबाइंड एग्जाम्पल। अपनी खुद की फर्म का नाम कहीं नहीं है, खुद की फॉर्म का नाम कभी कहीं नहीं दूसरी पार्टी का नाम है। है। इम्पर्सनल को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, रियल और नॉमिनल। रियल में सारे असेट्स आते हैं, तो इसका रूल क्या हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। और नॉमिनल में रूल नंबर 3, ये रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 1, 3 गोल्डन रूल्स। डेबिट all the expenses and losses, credit all income and gains। ठीक है, ये 3 रूल हैं। अब इन तीनों रूल को एक साथ हम अप्लाई करते हैं, तभी हम कोई ट्रांजैक्शन को सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब हम कहते हैं गुड्स purchased from Mr. X। ठीक है। अब हमारे क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, एक परचेज की हो रही है और एक मिस्टर एक्स है, ये दो है ना। परचेज क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है, और मिस्टर एक्स कौन है, गिवर है। फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, फॉर्म के लिए परचेज इज एन एक्सपेंस, मिस्टर एक्स इज गिवर, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, ये नॉमिनल नेचर हो गया, और नॉमिनल नेचर होने से ये डेबिट हो गया। ये मिस्टर एक्स हमारा पर्सनल नेचर हो गया, और गिवर है तो ये क्रेडिट हो गया। ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स है, हाँ तो इसमें अगर हम परचेज हमने लिखा हुआ है, हाँ। इसमें हम गुड्स को नहीं लिख सकते, गुड्स तो नहीं। हमारे assets हो गए। गुड्स असेट्स नहीं होते ना, गुड्स हमारे गुड्स वो है जिनमें हम डील कर रहे हैं, तो वो असेट्स हैं इनडायरेक्टली, लेकिन गुड्स हमारी मेन एक्टिविटी है सेल परचेज की। तो उसमें assets सिर्फ उन चीज़ों को मारे जाएंगे, जैसे कि मैं नेक्स्ट एग्जांपल जो ले रही हूँ, मशीनरी मशीनरी प्रॉपर्टी। परचेज्ड, अब सिर्फ इतना लिखा है मशीनरी परचेज, कोई नाम नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन कैश पे हुई है। तो हमारे अकाउंट्स इन्वॉल्व है मशीनरी और कैश। मशीनरी हमारे लिए असेट है। इसमें परचेज नहीं करेंगे अब। परचेज और सेल्स वर्ड यूज्ड ओनली फॉर गुड्स। परचेज एंड सेल्स टर्मिनोलॉजीज आर ऑलवेज यूज्ड फॉर गुड्स ओनली। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर ये असेट्स हैं तो ये रियल नेचर हो गए, रियल नेचर है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये डेबिट हो गए। कैश भी हमारे लिए असेट है, रियल, लेकिन कैश तो जा रहा है, तो ये क्रेडिट। ठीक है। अगर मान लो मैंने बोला कमीशन पेड, कमीशन पेड, तो कमीशन क्या है, नॉमिनल है, एक्सपेंस है, तो क्या हो गया, डेबिट, और पेड है यानी कि कैश है, असेट है, रियल है, तो क्रेडिट। तो आपको ये समझना जरूरी है, और ये इतनी बढ़िया ढंग से बना हुआ है ना हमारा कि कभी भी कोई भी एक्सेप्शनल केस भी नहीं है कि दोनों डेबिट होंगे या दोनों क्रेडिट होंगे। ये रूल्स इस तरह से अप्लाई होते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के कि कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। ये मैजिक है, ये बिल्कुल मैजिक है कि कभी भी ऐसा होगा ही नहीं।
कि दोनों डेबिट या दोनों क्रेडिट में आ जाएं। हम अभी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स को और ऐसे ही डील करके देखेंगे, ये नोट डाउन कर लो, फिर हम और ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो मैं और बताती हूँ। ओके, अब पहले हम मॉडर्न अप्रोच करते हैं, फिर उसके बाद हम छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करना शुरू करेंगे। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं हर चीज़ का। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? मॉडर्न अप्रोच अमेरिकन अप्रोच या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जैसे होती है, हम इसको 5 कैटेगरीज में बनाते हैं। हम कहते हैं असेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम। ये 5 कैटेगरीज हैं। हमें कहते हैं कि असेट्स एंड एक्सपेंस अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डेबिट होगा, और यही डेबिट की डेफिनेशन है। अगर हमको आता है कि डिफाइन द टर्म डेबिट, डेबिट इज द टर्म विच इंक्रीजेस असेट्स एंड एक्सपेंस। मतलब इन्हीं रूल्स को आप डेफिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। अगर ये डिक्रीज होगा तो क्रेडिट है। अभी हमने कौन सी ट्रांजैक्शन की थी? मशीनरी परचेज्ड। अब देखो ये भी जादू है, आप अप्रोच कोई भी यूज कर लो, आधी ट्रांजैक्शन अमेरिकन से सोचो और आधी ट्रांजैक्शन ट्रेडिशनल से सोचो, तब भी आपका फाइनल आउटपुट सेम आएगा, कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। जैसे कि मशीन परचेज में मशीनरी और कैश दोनों ही एसेट हैं, ये इंक्रीज हो रही है और कैश डिक्रीज हो रहा है, तो ये डेबिट हो गई और कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है, ये जो 3 हमारे पास है, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, इन तीनों का सेम अप्रोच चलेगी। क्यों? क्योंकि इनकम होने से कैपिटल इंक्रीज होती है और एक्सपेंस होने से कैपिटल डिक्रीज होती है। तो इसमें क्या होगा? अगर ये इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और ये डिक्रीज होगा तो डेबिट। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर ए। तो क्या हो रहा है? कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो हमारे पास एक तो कैपिटल टर्म आ गई और एक कैश आ गया। कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो गई, और कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो गया। अगर मैं इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से देखूं तो कैपिटल हमारे लिए पर्सनल है और वो गिवर है, देने वाला गिवर है ना फॉर्म के लिए, गिवर है तो वो डेबिट हो गया, सॉरी क्रेडिट हो गया। और कैश रियल है, कम्स इन तो डेबिट हो गया। ठीक है, तो सेम रूल्स रहेंगे, फाइनल आउटकम में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझने पे कंसंट्रेट करो, लिखने के लिए तो टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड यूज करो, आपको पता दोनों क्यों होने चाहिए, क्योंकि कई बार अभी इनिशियल स्टेज पर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता है कि इस अप्रोच से करना है कि इस अप्रोच से करना है। प्लस आगे भी 12th में भी और आगे की फर्दर क्लासेस में भी जब कभी आपसे पूछते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कंपोनेंट, जैसे कि अगर पूछा जाए परचेज अकाउंट का क्या नेचर है, तो हम नॉमिनल नेचर कहते हैं, हम एक्सपेंस नहीं कहते। नेचर हमेशा ट्रेडिशनल से ही डिफाइन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैपिटल अकाउंट का क्या नेचर है, तो हम कहेंगे पर्सनल नेचर है। तो जब भी आपसे ये पूछा जाता है कि क्या नेचर है, तो हमेशा ट्रेडिशनल से ही करा जाता है। एक्सपेक्टेशन वही होती है, गलत इससे नहीं होता, लेकिन बेसिकली पूछा वही जाता है। ठीक है, तो आपको मॉडर्न अप्रोच करनी ज़रूर है, क्योंकि कई बार ये इजी ज़्यादा पड़ती है। जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो मॉडर्न अप्रोच इजी पड़ती है, बट ट्रेडिशनल अप्रोच हमारी एक पुरानी अप्रोच है जो ज़रूरी है करनी। कोई भी जब हायर लेवल पे अटकते हैं तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच से ही अपनी उस प्रॉब्लम से बाहर आते हैं।
ठीक है, देखो अब हम वापस अपने पर्सनल अकाउंट पे आते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। हम ये कहते हैं कि जो पर्सनल अकाउंट है, अकाउंट के लिए हम ए कैपिटल ऑब्लिक स्मॉल सी, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफिशियली वी कैन यूज व्हेन वी सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। थ्योरी लिखते समय आप नहीं लिख सकते हो, बट ये आप प्रैक्टिकल्स के समय लिख सकते हो। अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल, और थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ये रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ पर्सन्स। जब हमें ग्रुप ऑफ पर्सन देने होते हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, या फिर हम ये कह सकते हैं व्हेन एनी प्रीफिक्स और सफिक्स एड टू नॉमिनल नेचर तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाता है। ठीक है, प्रीफिक्स या सफिक्स या तो पहले लगा दें या बाद में लगा दें। अब ऐसे कौन से होते हैं? 4 अकाउंट होते हैं हमारे पास ऐसे। ये 4 हैं: एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग। होते और भी बहुत सारे, लेकिन अभी आपको ये 4 ही करने हैं। देखो, एक्सपेंस और इनकम ये दोनों ही हमारे नॉमिनल नेचर हैं। अब हम एक्रूड क्या होता है? ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। एडवांस इनकम नॉट ड्यू but received. Prepaid not due but paid. और ये अब ये जितने भी चारों आइटम हैं, हमें इनकम होती है किसी से या हम एक्सपेंस पे करते हैं, वो टुवर्ड्स किसी न किसी पर्सनल नेचर के पर्सन को ही पे करेंगे या फर्म को पे करेंगे। भाई कमीशन अगर रिसीव होना है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन से होना है या किसी इंसान से होना है, नेचुरल पर्सन से। अगर हम कमीशन पे कर रहे हैं तो उसमें भी सेम है। तो अगर हमें लिखा है रेंट आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग रेंट, एक ही बात है। रेंट आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग रेंट एक ही बात है। तो चाहे हम प्रीफिक्स लगा दें और चाहे सफिक्स लगा दें, जब भी किसी नॉमिनल नेचर के आगे हम प्रीफिक्स या सफिक्स लगा देते हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में चला जाता है। बिकॉज मान लो हमने सैलरी पे की, हमने अपने 4 एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की, तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट नेम ऑफ और फुल एम्प्लॉयज़ इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमारा तो सैलरी रजिस्टर होगा, उसमें हम लिख देंगे कि हमने इसको दी है, लेकिन हम अपने जर्नल में नहीं लिखेंगे कि हमने इन 4 लोगों को दिया। हम सिर्फ लिखेंगे हमने एडवांस सैलरी पे की है, प्रीपेड सैलरी या सैलरी प्रीपेड। हम उसमें नहीं मेंशन करेंगे कि हमने किन 4 को दी है। हमारा सैलरी रजिस्टर अलग से मेंटेन हो रहा है, उसमें करेंगे। अगर हमारे रेंट रिसीव हो रहा है तो रेंट रिसीव में अगर हमें एडवांस रेंट रिसीव हो गए तो हम सिर्फ ये लिखेंगे हमें एडवांस रेंट रिसीव हुआ है। हम ये कभी नहीं लिखेंगे कि हमें कितनी जगह से एडवांस हुआ है, वो हमारा अलग से मेंटेन होता है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन क्योंकि वो ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करती है तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कहते हैं। जैसे कि एक्रूड कमीशन है, अब एक्रूड कमीशन हो या कमीशन एक्रूड हो, एक ही बात है। इसीलिए हमने कहा कि किसी भी नॉमिनल, क्योंकि ये भी इनकम, ये भी इनकम,
ये एक्सपेंस। तो किसी भी इनकम या एक्सपेंस में प्रीफिक्स या सफिक्स लगा दो तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाता है। अभी फॉर प्रेजेंट नॉलेज आपको ये 4 अकाउंट्स पता होने चाहिए। जैसे जैसे हम आगे और पढ़ेंगे 11th में 12th में फर्दर स्टडीज़ में आपको और अकाउंट्स और समझ में आते जाएंगे। धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। अभी इनिशियल स्टेज के लिए 4 आपको ज़रूर पता होने चाहिए क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम किसी एक आदमी से भी बोल सकते हैं। हाँ, किसी एक से भी हो सकता है, एक से ज़्यादा से भी तो हो सकता है। एक बहुत बड़ी फॉर्म है, उसको कमीशन मिलना हो सकता है, उसे 10 लोगों से कमीशन मिलना हो वो अलग ही बताएगा कि यहाँ से मिली यहाँ से। तो उसका एक अलग से रिकॉर्ड मेंटेन होगा। जर्नल बुक्स में ऑफ अकाउंट्स को इससे मतलब नहीं है, वो अलग डिपार्टमेंट होता है, वो अलग मेंटेन करते हैं। ठीक है।